साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह ध्यान रखिएगा, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा के निकट अटारी चेक पोस्ट पर सिंधु जल समझौता से संबंधित विषयों पर बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया था, जिसे भारत ने मना कर दिया। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि यह अनुरोध आया कैसे। तो भारत द्वारा उपरोक्त विषय पर वार्ता हेतु मार्च के महीने में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का सुझाव दिया गया था, किंतु पाकिस्तान ने आमने सामने बैठकर वार्ता करने पर जोर दिया था। भारत का कहना था कि कोविड-19 महामारी के कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध है, अतः वार्ता के लिए सीमा तक यात्रा करना उचित नहीं है, इसलिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, परंतु पाकिस्तान नहीं माना था। तो इसी के संदर्भ में अभी जब पाकिस्तान के द्वारा दोबारा से अनुरोध किया गया तो भारत के द्वारा इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया गया। अब यह सिंधु जल समझौता या जो बैठक होती है, सिंधु जल समझौता बैठक, यह होती क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंधु जल समझौता बैठकों का आयोजन दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों या जो इंडस वाटर कमिश्नर्स हैं उनके नेतृत्व में किया जाता है, तथा इन बैठकों में सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और दोनों देशों के बीच इस तरह की पिछली बैठक जो है वो अक्टूबर महीने में, मतलब 2019 अक्टूबर महीने में इस्लामाबाद में हुई थी। तो एक बार पाकिस्तान में होती है, एक बार भारत में होती है। तो जो अगली होने वाली थी सिंधु जल समझौते के अनुसार, जो अगली बैठक थी वो 31 मार्च से पहले भारत में होनी तय थी, परंतु कोविड-19 की वजह से जो महामारी आई उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तो यह क्या हुआ, सस्पेंडेड रहा, मतलब डिले होता चला गया। अब प्रश्न उठता है कि नवीनतम विवाद क्या है, जो नया विवाद है जिस पर चर्चा होनी भी है। तो दोनों देशों के मध्य में सिंधु जल समझौते को लेकर के नया विवाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रातले परियोजना, जो भारत के द्वारा जिसका निर्माण किया जा रहा है, इसके निर्माण संबंधी तकनीकी पहलुओं पर मतभेद को लेकर के उत्पन्न हुआ है। परियोजना के डिजाइन मानकों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए भारत ने एक तटस्थ पक्ष की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है, जबकि पाकिस्तान मध्यस्थता न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से विवाद निपटारे का पक्षधर है। तो ये तो रहा पूरी बात विवाद के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी है, यह है क्या। तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो यह एक जल वितरण समझौता है जिस पर वर्ष 1960 में, तो सन याद रखिएगा, वर्ष 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता, तो किसकी मध्यस्थता से, यह भी महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। और सिंधु जल समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियाँ, मतलब जो पूर्व डायरेक्शन में नदियाँ बहती हैं, रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा नियंत्रण दिया गया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों, जो पश्चिम साइड में बह रही हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन पर नियंत्रण दिया गया। और ये सारी की सारी नदियाँ मिलकर कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। संधि के अनुसार पाकिस्तान और भारत के जल आयुक्तों को या जो वाटर कमिश्नर्स हैं, इनको वर्ष में 2 बार मिलने तथा परियोजना स्थलों और नदी पर किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के तकनीकी पहलुओं के बारे में सूचित करना आवश्यक है। इसके अलावा समझौते के तहत दोनों पक्ष जल प्रवाह तथा उपयोग किए जा रहे पानी की मात्रा का विवरण साझा करते हैं। साथ ही इस समझौते में दोनों देशों के मध्य नदियों के उपयोग के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है। तो थोड़ा सा आप मैप में भी देख सकते हैं कि किन नदियों को भारत का कंट्रोल प्राप्त है और किसको, किन नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी, ब्यास, सतलज, तो ये जो 3 हैं, इनका पूरा कंट्रोल भारत के अधिकार क्षेत्र में है। और ये जो 3 हैं आपके इंडस, झेलम, चेनाब, इसका अधिकार क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया गया है। अब यहीं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जो 6 नदियाँ हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, जो सामान्य सी जानकारियाँ हैं। जैसे सबसे पहले ये सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी को हम लोग इंडस नदी भी कहते हैं। तो यह जो नदी है, यह तिब्बत के पास जो है, तिब्बत के पास एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर के बोखर
जू हिमानी से निकल करके ये आगे बढ़ती है और इसके बाद ये एक चांगला दर्रा पड़ता है, उस दर्रे से ये आगे निकलती है, उससे यह होते हुए भारत में प्रवेश करने के बाद लद्दाख जास्कर के मध्य में या घाटी में प्रवाहित होती है। यदि इसके यहाँ पर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियों में आप श्योक, जास्कर, शिगार, इन नदियों को आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, श्योक है, शिगार है, जास्कर है। इसके अलावा आपकी सतलज नदी जो है ये इसकी सहायक नदियों में है। अब हम थोड़ा सा झेलम की बात करें तो झेलम नदी जो है इसको बितिस्ता के नाम से भी जाना जाता है और झेलम नदी जो है ये ग्रेटर हिमालय के बनिहाल दर्रे के पास, ग्रेटर हिमालय के बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है, तो बनिहाल दर्रे के समीप शेषनाग झील से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद अनंतनाग से होकर कश्मीर की घाटी में प्रवेश करती है। इसके बाद मुजफ्फराबाद से लेकर मीरापुर तक ये नदी भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये जो झेलम नदी है, इसी झेलम नदी पर आपका जो बूलर झील है कश्मीर का, तो बूलर झील इसी पर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कौन सी, जैसे कि आपकी तुलबुल परियोजना है, मेघना परियोजना है, किशनगंगा परियोजना है, उरी परियोजना है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जो इस पर चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो किशनगंगा नदी है, किशनगंगा जो नदी है वो इसकी क्या है, सहायक नदी है। इसके अलावा चेनाब नदी को लेकर ही अभी क्या है विवाद, चेनाब नदी पर ही आपकी जो रातले परियोजना है इसी के संबंध में विवाद है। अब चेनाब नदी के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो चेनाब नदी का जो अन्य नाम है इसको अश्किनी के नाम से भी जाना जाता है। ये चेनाब को अश्किनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये निकलती कहाँ से, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय के बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। तो यहाँ से ये निकलती है। और इसके अलावा इस पर कुछ प्रसिद्ध या प्रमुख परियोजना है, जैसे सलाल परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है और बगलिहार परियोजना है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये परियोजना पूछ लेता है। झेलम पे आपकी कौन सी हैं, तो उस पर तुलबुल है, मेघना है, किशनगंगा है, उरी है। तो वो 4 परियोजनाओं के नाम। और इस पे कौन सी हैं, तो सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये 3 परियोजनाएं। और रातले जो परियोजना जिस पर विवाद हो वो भी आपका चेनाब पे ही है। साथ ही ये इसकी सहायक नदियों की बात करें कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो झेलम की सहायक नदी है, तवी नदी जो है सहायक है, ठीक है। तो इसके अलावा रावी और सतलज भी इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी के बारे में यदि बात करें तो यह पंजाब की सबसे छोटी नदी है और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है। इसके अलावा अगला कौन सा, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी को जो है, हाँ यहाँ एक चीज़ और याद रखिए कि रावी नदी को इरावदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से भी जाना जाता है और यह आपके हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। और इसी पर आपका धौलाधर श्रेणी भी है, ठीक है, धौलाधर श्रेणी भी है। इसके अलावा सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी को सतुद्री नदी भी कहते हैं और यह जो है सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलने के बाद तिब्बत में प्रवाहित होते हुए सिपकिला दर्रे के समीप से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित करती है तथा हिमाचल प्रदेश में सिप्ती तथा उसकी सहायक नदी पेरुची जो है सतलज के दाएं तट पर आकर के मिलती हैं। और इसी आपके सतलज नदी पर ही आपका क्या है, नागपा झाकरी परियोजना है, गोविंद सागर जलाशय यहीं पर और भागड़ा नंगल बांध जो है पंजाब में वो भी यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं। इतनी सामान्य जानकारी आप इन 6 नदियों के बारे में रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कृषि अवसंरचना निधि के बारे में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो कृषि वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की, कितने, 1 लाख करोड़ रुपए की
कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना आरंभ की गई है। तो शब्दों को ध्यान रखिएगा, कितना बजट है इसका, 1 लाख करोड़ रुपए का है और ये वित्त पोषण सुविधा है। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा ये जरूर याद रखिएगा। और इस योजना का आरंभ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में किया गया है। अब ये जो कृषि अवसंरचना निधि है, इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यह एक अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्रक योजना अर्थात सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो याद रखिए, कृषि अवसंरचना निधि जो ये प्रोग्राम लाया गया है, यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण माफी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार मतलब होता फिजिबल परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है। तो क्या है, मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है। वित्त पोषण मतलब कि जो संस्थाएं किसानों को कर्ज देती हैं, उन संस्थाओं को ये वित्त पोषित करती है। और कर्ज कैसा होगा, मध्यम और दीर्घकालिक, मतलब ये जो लघुकालिक कर्ज हैं उनके लिए नहीं, मतलब मध्यम और दीर्घकालिक के लिए। और इस योजना की जो अवधि है वो वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2029 तक रहेगी, अर्थात 10 वर्षों तक यह योजना चलाई जाएगी। तो यह डेट भी याद रखिए, 2020 से लेकर के 2029, क्योंकि 2020 2030 लिख सकता है, परंतु 2020 से 2029 है। अब इसकी पात्रता किसको किसको है, तो इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह वाले जो किसान हैं, संयुक्त देयता समूहों तथा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों आदि को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब ब्याज में छूट का प्रावधान क्या है इसमें, तो इस वित्त पोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों पे प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो ऋण दिया जाएगा, तो उन्हें प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी और यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। अब इसके तहत जो क्रेडिट गारंटी है वो क्या है कि 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना के अंतर्गत इस वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा और इस कवरेज के लिए सरकार के द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठन अर्थात एफपीओ के मामले में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठन संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका ये जो कोर्स है कृषि अवसंरचना कोर्स, इसका प्रबंधन कौन करेगा, तो इसका प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी तथा सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं रक्षा उपकरणों से संबंधित नकारात्मक आयात सूची के बारे में, निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के बारे में। तो यह जो आपका है यह टॉपिक जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन अर्थात डिजाइन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय से संबंधित है। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 101 वस्तुओं की, ये 101 वस्तुएं क्या हैं, ये मिलिट्री संबंधित है, मतलब रक्षा उद्योग या रक्षा उत्पादों संबंधित है। तो 101 वस्तुओं की एक सूची की घोषणा की गई जिनका निर्धारित समय सीमा के पश्चात आयात प्रतिबंधित होगा। ये निर्धारित समय सीमा क्या होगा, 2020 से लेकर 2025 के मध्य में इनको धीरे धीरे प्रतिबंधित किया जाएगा। अर्थात सभी सशस्त्र बल, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना, इन सभी 101 वस्तुओं की जो खरीद है वो केवल घरेलू निर्माताओं से करेंगे और इन वस्तुओं का निर्माण जो है निजी क्षेत्र तथा अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU द्वारा किया जाएगा। अब इस नीति की आवश्यकता क्या थी तथा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इस नीति की आवश्यकता इसलिए थी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार यदि 2014 से 2019 के बीच देखें तो भारत का जो आयात जो आयात करता है वो कितने का आयात किया, अभी तक 16.75 बिलियन डॉलर मूल्य का इसने आयात किया है और 2014 से 2019 के बीच यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है। तो मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है रक्षा उत्पादों के लिए वो
आपके इंपोर्ट पे ज़्यादा है। तो सरकार ये जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो कम करना चाहती है। तो सरकार रक्षा क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। तो नकारात्मक आयात सूची में सम्मिलित वस्तुओं के आयात की संभावना को नकारते हुए भारतीय सैन्य बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाने तथा निर्माण करने का अवसर दिया गया है, जिससे कि हमारे जो देश की इंडस्ट्रीज हैं वो आगे बढ़ें। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो 101 वस्तुओं को प्रतिबंधित करने का जो कार्य होगा वो दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच क्रमागत रूप से इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की भी हाल ही में नियुक्ति की है। तो संघ लोक सेवा आयोग की पूरी कार्यप्रणाली को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा टॉपिक है आपका, यह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व के अंतर्गत आ जाएगा। अब संदर्भ यह है कि हाल ही में शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पूछा जा सकता है कहीं पर भी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। और श्री प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं ये वर्तमान में आयोग के सदस्य रहे हैं और यह आयोग में अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो अभी तक यहाँ के अध्यक्ष थे यूपीएससी के अरविंद सक्सेना, उनके स्थान पर इनको अब नियुक्त किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और किस प्रकार से की जाती है। तो संविधान में अनुच्छेद 316 दिया गया है। तो अनुच्छेद 316 में कहा गया है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में, जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में बात की गई है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अब लोक सेवा आयोग में यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग भी आएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग भी आएगा और राज्य लोक सेवा आयोग भी आएगा, मतलब तीनों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ लोक सेवा आयोग है या संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और यदि वह राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कौन नियुक्त करता है। अब इनकी पदावधि की बात करें तो लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक, या संघ आयोग यदि संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इस दशा में 65 वर्ष की आयु तक, और राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु, मतलब यदि संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो वहाँ पर 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो जाए। और यदि राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले हो जाए, तब तक वह पद धारण करता है। अब इनके पुनर्नियुक्ति या रीअपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहा गया है, तो इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद, अर्थात 6 वर्ष या 6 साल या 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, ये दोनों जब पदावधि ये अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं तो अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद उस पद पर, जिस पद पर वो हैं, उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र वो नहीं होंगे, मतलब अपने ही पद पर दोबारा से उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य जो सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, किंतु उन्हें केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जो हैं राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, ठीक है, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हो सकते हैं और उनको राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 317 की बात करते हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने के बारे में चर्चा की गई है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश से केवल कदाचार के आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा। तो यहाँ यह चीज़ ध्यान रखिएगा, जब नियुक्ति की बात होती है तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, उनके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। परंतु चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो,
इन सबके सदस्यों या अध्यक्ष को जो पद से हटा सकता है, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है। यहाँ हटाने में राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। और हटाता किसके आधार पर है? तो इसके लिए जो आधार दिया गया है वो कदाचार का आधार है। कदाचार के आधार पर ही उसको पद से हटाया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध कदाचार की जांच जो है वो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय करती है। इसके उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त इसके लिए जो विहित प्रक्रिया या जो प्रक्रिया बनाई गई उसके अनुसार ही कदाचार की जांच की जाएगी। और जांच में दोषी पाए जाने पर न्यायालय जो है राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट में संबंधित सदस्य अथवा आयोग को पद से हटाए जाने की सिफारिश करेगा। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य को निम्न स्थितियों में पद से हटा सकता है। कौन सी स्थितियां हैं? यदि अध्यक्ष या अथवा सदस्य दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या अपनी पदावधि में, मतलब जब उसका कार्य टेन्योर चल रहा है, अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में भी कार्य करता है। मतलब अपने पद पे तो है ही है, अन्य कहीं भी कार्य कर रहे हैं जहाँ से वो वेतन उठा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पर इसको कदाचार के अलावा भी हटाया जा सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कदाचार का दोषी कब कहेंगे कि यह कोई मतलब आयोग का सदस्य या अध्यक्ष जो है कदाचार का दोषी है। तो यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अथवा अन्यथा उस संविदा या करार से जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त की गई है या किया गया है किसी प्रकार से संपृक्त अर्थात कनेक्टेड या हितबद्ध है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धियों में भाग लेता है तो वह कदाचार का दोषी समझा जाएगा। मतलब अपने पद के अलावा जो वहाँ से जो वेतन ले रहे उसके अलावा कहीं अन्य से भी जो ये कंडीशन दी गई हैं वहाँ से वो जुड़ करके वहाँ से वेतन उठा रहे हैं तो वो कदाचार के दोषी समझे जाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी याद रखिएगा, जैसे कि संविधान का भाग जो 14 है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बात की गई है। और इसी का जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 वो लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है। और लोक सेवा आयोग की जो चर्चा है वो आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 के मध्य में किया गया है। इसके अलावा कई बार पूछ लेता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा कहाँ पर किया गया है या अखिल भारतीय सेवाओं की मतलब बात कहाँ पर, उल्लेख कहाँ पे? तो ये अनुच्छेद 312 में किया गया है तथा अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में जो खर्च है उसके बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं टिक बोर्न वायरस के बारे में। तो टिक बोर्न वायरस क्या है? तो यह चूँकि आपका स्वास्थ्य से संबंधित है तो यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधित जो विषय है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चीन में एक नए टिक बोर्न वायरस के संक्रमण ने दस्तक दी है। इस वायरस के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार या इंग्लिश में कहें तो सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या इसको शॉर्ट में हम लोग SFTS कहते हैं। तो आगे जहाँ भी SFTS होगा वो ये समझ लीजिएगा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार के बारे में कह रहे हैं। तो SFTS नामक बीमारी से चीन में लगभग 7 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। अब यह चिंता का विषय क्यों है? तो चिंता का विषय ये इसलिए है कि हालांकि यह बीमारी मनुष्यों में किलनी जो टीक होता है, टीक की हिंदी क्या होती है? किलनी। साधारण भाषा में तो हम लोग किलनी ही कहते हैं। तो किलनी जैसे कीड़े के काटने से फैलती है। चीनी वायरस वैज्ञानिकों के अनुसार इसके मनुष्य में संक्रमित होने की संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसके अलावा वर्तमान में इस प्रकार के संक्रमण में मामला मृत्यु दर अर्थात केस फैटेलिटी रेट जो है वो लगभग कितना 16 से लेकर के 30% के मध्य में है। तो काफ़ी हाई मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर है इसमें। इसके अलावा जिस दर से यह वायरस फैलता है और उसकी उच्च मृत्यु दर के कारण SFTS वायरस को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये इसके लिए चिंता का यही सब कारण जो इसकी चिंता का कारण है। इसके अलावा SARS-CoV-2 मतलब जो कोविड-19 जो अभी वर्तमान फैला है इसके विपरीत यह पहली बार नहीं है जब SFTS वायरस ने लोगों को संक्रमित किया है। SFTS वायरस का संक्रमण इससे पहले वर्ष 2020 के आरंभ में ही चीन के जियांगसू प्रांत में फैला था। अब ये SFTS वायरस है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार या सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये जो वायरस है ये बुनिया वायरस किससे संबंधित है? यह वायरस जो है बुनिया वायरस परिवार से संबंधित है। टीक के काटने से मनुष्यों में प्रेषित होता है, किलनी के काटने से। और सबसे पहले इस वायरस की पहचान जो चीन में शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा 1 दशक पहले की गई थी। अब यह फैलता किस प्रकार से? तो एक एशियाई टिक या एशियन टिक जैसे जिसे होमा फिसलिस क्या कहते हैं, हेमा फिसलिस लॉन्गिकोर्निस कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, हेमा फिसलिस लॉन्गिकोर्निस कहा जाता है। इस वायरस का प्राथमिक वाहक है, मतलब जो टीक होता है ये कैरियर के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायरस प्रायः बकरियों, मवेशियों, हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, क्योंकि इन्हीं जानवरों में क्या होते हैं, ये किलनियाँ लगती हैं, तो इनसे मनुष्यों में फैलता है। अब इस वायरस के लक्षण क्या हैं SFTS के? तो वर्ष 2011 में चीनी शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बीमारी की शुरुआत के बाद रोगोधन अवधि जो है या इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है, मतलब जिसमें व्यक्ति संक्रमित रहता है, तो इनक्यूबेशन पीरियड 7 से 13 दिनों के बीच होती है। और इस बीमारी से पीड़ित रोगियों में आमतौर पर विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें बुखार, थकान, ठंड लगना, सिर दर्द, लसिका तंत्र में समस्या, भूख न लगना, मतली, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, मसूड़ों से रक्तस्राव, नेत्र रोग आदि सम्मिलित हैं। अब यदि इसके उपचार की बात करें, इसका उपचार क्या है? तो हालांकि इस बीमारी के उपचार हेतु अभी तक एक भी टीका सफलतापूर्वक विकसित नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान में एंटीवायरल दवा रीवाविरिन को इस बीमारी के इलाज में प्रभावी माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।